Okay, in the next lecture, in the last lecture, not next lecture, in the last previous lecture हमने dispersion without deviation start किया था. तो बेसिकली आई टोल्ड यू कि जैसे आप दो लेंस को कंबाइन कर सकते हो, वैसे ही आप दो प्रिज्म को भी कंबाइन कर सकते हो. और दो प्रिज्म का जो कॉम्बिनेशन है उसमें आपको दो अलग अलग कंडीशंस मिल सकती है. एक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब ओवरऑल हमारे पास दो प्रिज्म है और व्हाइट लाइट एंटर करेगा, डिस्पर्शन तो होगा फाइनली, लेकिन डेविएशन नहीं होगा. मतलब क्या? मतलब इट वाज लाइक हमारे पास ये एक प्रिज्म है. आई एम इंटेंशनली गिविंग अनदर कलर टू अनदर प्रिज्म so that you understand. Okay, so there's another prism over here, मान लो something like this, something like this, right? And ये जो दो प्रिज्म है ये अलग अलग मटेरियल के बने होते हैं. फर्स्ट थिंग यू शुड नो, दिस इज क्राउन ग्लास, दिस इज फ्लिंट ग्लास. ओके, ये एंगल है ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म एट टॉप ऑफ क्राउन, और ये है ए डैश. तो जब हम बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, उसका एग्जैक्ट मीनिंग समझना बहुत जरूरी है. द एग्जैक्ट मीनिंग इज दैट व्हाइट लाइट इज एंटरिंग, यहां से व्हाइट लाइट एंटर हुआ. व्हाइट लाइट मतलब आपको पता है इट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, राइट, रेंजिंग फ्रॉम वॉयलेट टू रेड. और आपको ऑलरेडी पता है कि रेड का डेविएशन कम होता है. तो ये रेड कलर आया यहाँ पे, एंड देन यहाँ से ऐसा जाएगा. फिर हम वॉयलेट की बात करेंगे. तो ये वॉयलेट है, एंड देन वॉयलेट कलर जो है इट विल बी लाइक गोइंग समथिंग लाइक दिस. देन अगर ओरिजिनल डायरेक्शन ये है लाइट का, तो देयर विल बी वन कलर विच विल गो अनडेविएटेड एंड दैट इज मीन कलर. मतलब हम जब बोलते हैं विदाउट डेविएशन, क्योंकि डिस्पर्शन हो रहा है, अगर देखो बहुत लॉजिकल चीज है, अगर डिस्पर्शन हो रहा है तो एक बीम व्हाइट लाइट के अंदर जाएगा और निकलते वक्त 7 अलग अलग कलर बाहर निकलेंगे. तो किसका डेविएशन नहीं? तो मीन कलर का डेविएशन नहीं. सो मीन कलर विल गो पैरेलल टू द इंसिडेंट डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन. तो जब हम बोलते हैं डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, इस कॉम्बिनेशन को बोलते हैं क्रोमैटिक कॉम्बिनेशन. ओके, एंड इन दिस केस जो येलो लाइट है, जो मीन कलर है, वो ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल है. ओके, राइट. देन इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा इट इज सिंपल, क्योंकि आपको पता है कि फॉर थिन प्रिज्म वी ऑलरेडी नो, हमने ऑलरेडी किया है. तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने वाला हूं. ए डैश, और डैश डिनोट्स फ्लिंट. तो प्राइम मतलब मैं फ्लिंट प्रिज्म की बात कर रहा हूं, द प्रिज्म विच मेड अप ऑफ लाइक फ्लिंट बोलते हैं उसको. सो ए डैश बाय ए is equal to minus mu y minus 1 अपॉन mu y dash minus 1, ऐसा आएगा वो, राइट. दूसरा, अभी डिस्पर्शन हो रहा है, तो व्हाट इज नेट डिस्पर्शन? व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट नेट डिस्पर्शन हियर इज बिकॉज पहले प्रिज्म ने डिस्पर्शन किया, दूसरे ने भी डिस्पर्शन किया, इसलिए नेट डिस्पर्शन की बात हो रही है. दैट इज डिस्पर्शन बाय फर्स्ट 1 माइनस ओमेगा डैश बाय ओमेगा, राइट. तो दिस इज जनरल फॉर्मूला. तो ये था डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, मतलब लाइट डिस्पर्स हुआ लेकिन डेविएट नहीं हुआ. कौन डेविएट नहीं हुआ? मीन कलर का डेविएशन नहीं हुआ. हम मीन कलर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. इन द सेकेंड केस, व्हेन वी टॉक अबाउट डेविएशन
विदाउट डिस्पर्शन। तो इस केस में क्या होगा कि यू हैव अगेन टू प्रिज्म्स, ओके, वही क्राउन एंड फ्लिंट है, सिर्फ इसका एंगल ऑफ प्रिज्म चेंज किया गया होगा, द सेम थिंग। इस केस में क्या होगा कि व्हाइट लाइट अंदर जाएगा और व्हाइट लाइट ही बाहर निकलेगा। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है बताता हूं मैं आपको, पर डायरेक्शन इज समथिंग डिफरेंट। दैट मीन्स कि ओरिजिनल डायरेक्शन को पैरेलल नहीं होगा वो। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज योर ओरिजिनल डायरेक्शन मान लो, तो जो फाइनल एमर्जेंट रे है इट इज नॉट गोइंग टू बी पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन। मतलब इस केस में क्या होगा दैट पहले ने जितना डिस्पर्शन प्रोड्यूस किया है, राइट, मान लो, दूसरा उस डिस्पर्शन को कैंसल आउट कर देता है। मतलब द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट प्रिज्म कैंसल द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड, या फिर डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय सेकंड कैंसल द डिस्पर्शन प्रोड्यूस्ड बाय फर्स्ट। तो नेट डिस्पर्शन नहीं है, तो व्हाइट लाइट एंटर्स एंड व्हाइट लाइट लीव्स, बेसिकली ऐसा है वो सीन, करेक्ट। तो in this case the formulas that we get, of course this is crown, ये a एंगल है, ये a डैश एंगल है, दिस इज फ्लिंट, क्राउन एंड फ्लिंट, ओके। देन इस केस में जो फॉर्मूला बनेगा, एंड वी डोंट हैव टू गो इनटू डिटेल्स ऑफ हाउ दिस फॉर्मूला इज डिराइव्ड, हमको जरूरत नहीं है इसकी, बट वी विल बी यूजिंग इट इफ रिक्वायर्ड टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन mu v dash minus mu r dash, where dash denotes, आपको पता है dash is for flint। पहले केस में नेट डिस्पर्शन था, डेविएशन नहीं था। दूसरे केस में नेट डेविएशन है, डिस्पर्शन नहीं है, तो डेल्टा नेट, क्योंकि याद होगा डेविएशन को हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा 1 माइनस ओमेगा बाय ओमेगा डैश, ऐसा फॉर्मूला बनता है आपका, ओके, गुड। देन ये हो गया। सो इसके बाद व्हाट वी वांट टू सी मोर, हमको दो प्रिज्म को कंपेरिजन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट अगेन ऑल्सो वी वांट टू सी व्हाट इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम डेविएशन। क्योंकि अगर आपको याद होगा प्रिज्म के लिए हमने मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ली थी, और कल मैंने वो थियरी में परसों, मतलब जब भी लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने वो रिपीट भी किया था, वी हैव रिपीटेड दैट, ओके, हमने रिपीट किया है वो। देन मिनिमम डेविएशन तो हमने रिपीट किया, मतलब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन कब होगा वो रिपीट किया, बट मैक्सिमम डेविएशन हमने अभी तक सीखा ही नहीं है। सो लेट्स सी what are the conditions for maximum deviation and what are the conditions for minimum deviation। मैक्सिमम डेविएशन, ये मैक्सिमम डेविएशन भी आपके स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं कवर होता है, एंड वी नीड इट, सो वी विल डू इट हियर। मिनिमम डेविएशन हमारा हुआ था, तो बिकॉज मिनिमम डेविएशन हुआ था तो हम लोग स्टार्ट मिनिमम डेविएशन से करेंगे। हमको पता है व्हाट इज मिनिमम डेविएशन। एक हमारे पास प्रिज्म है, लेट्स टेक अ प्रिज्म बेसिकली, सो वी हैव प्रिज्म, then we have this ray incident over here। मैंने आपको बताया था कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन पे ये जो रिफ्रैक्टेड रे होता है ये बेस को पैरेलल होता है। इफ यू रिमेंबर हमने जब नामकरण किया था इसका, दिस इज ए बी सी पी क्यू आर एस, तो क्यू आर जो है ये बी सी को पैरेलल है, राइट।
गुड देन एंड इफ यू रिमेंबर मिनिमम डेविएशन पे क्या होता है मैंने वो भी बताया था आपको, बट मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ योर रिवीजन, आपको समझेगा आगे जाके कि जरूरत क्यों पड़ेगी इसकी। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, ये एंगल ऑफ एमर्जेंस को इक्वल हो जाता है फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन। ये R1 जो है ये R2 से इक्वल हो जाता है, सो R1 इज इक्वल टू R2 एंड I इज इक्वल टू E फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M। तो what we know is in this case I is equal to E, R1 is equal to R2 which we called as R। और अगर आपको याद होगा R equal to A by 2 आया था, क्यों A by 2 आया था? Because you need to remember that R1 plus R2 is A, तो R plus R 2R is equal to A, so this is A by 2 and I is equal to A plus delta M by 2 ऐसा आता है। और अगर आपको याद होगा प्रिज्म फॉर्मूला म्यू turns out to be sine of A plus delta M by 2 upon sine of A by 2। ये था आपका मिनिमम डेविएशन का कंडीशन फॉर डेल्टा इक्वल टू डेल्टा M। सिमिलरली मैक्सिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशंस है वो देख लेंगे हम। तो अगेन आई नीड अ प्रिज्म, हमको एक प्रिज्म की जरूरत है यहाँ पे एंड देन या राइट। सो फॉर मैक्सिमम डेविएशन कभी भी इंसिडेंट लाइट जो है वो ग्रेजिंग होना चाहिए। ग्रेजिंग मतलब वो सरफेस को टच होके इंसिडेंट होता है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो 90 डिग्री होता है, राइट? करेक्ट। तो in this case what happens is the ray goes something like this and then from here it goes something like this। then let me draw normal here also to the surface। ये सरफेस को नॉर्मल ऐसा मानना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा। सो आई जस्ट चेंज दिस डायग्राम लिटिल बिट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो एंगल्स, ओके? तो ओके, सो बेटर इज टू ड्रॉ अगेन या। तो ऐसा है। तो मैक्सिमम डेविएशन मतलब क्या? आपको याद होगा मैंने आपको बताया था डेविएशन का क्या मतलब होता है। डेविएशन का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल डायरेक्शन, ओरिजिनल डायरेक्शन कौन सा था? दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन, ये जो मैंने दिखाया है दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन हियर। और एमर्जेंट डायरेक्शन उसमें एंगल कितना, तो दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन। तो इन दोनों में एंगल कितना बनेगा, ओरिजिनल डायरेक्शन और एमर्जेंट डायरेक्शन में जितना एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब दिस पर्टिकुलर एंगल हियर, ये जो एंगल बनेगा ये है डेल्टा मैक्स, एंगल ऑफ मैक्सिमम डेविएशन। और यहाँ पे है डेल्टा मिनिमम, ये भी डेल्टा MIN मिनिमम। तो मिनिमम डेविएशन के लिए I इक्वल टू E, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, मतलब वो QR जो रे है वो बेस को पैरेलल हो जाता है और R इक्वल टू A बाई 2 आता है, I इक्वल टू A प्लस डेल्टा M बाई 2 आता है, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ A प्लस डेल्टा मिनिमम बाई 2 अपॉन साइन ऑफ A बाई 2 आता है, राइट? और मैक्सिमम डेविएशन के लिए, मैक्सिमम डेविएशन के लिए इंसिडेंट लाइट शुड गो ग्रेजिंग, सरफेस को टच होके जाना चाहिए, राइट? गुड। देन इसका मतलब इन दिस केस दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है I इज इक्वल टू 90 आएगा, राइट? और आपको एक चीज पता है, इफ यू रिमेंबर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और अगर आपको पता है व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर मैं अपोजिट डायरेक्शन में रे को ट्रेस कर रहा हूं
अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं रे को ट्रेस कर रहा हूं तो प्रिज्म के अंदर अगर आप देखोगे तो ये बन जाता है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90, और जो एंगल है ये एंगल जो है यहाँ पे दिस इज क्रिटिकल एंगल सी, क्योंकि आपको पता है कि क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आउटसाइड इन द रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब R1 जो है वो इक्वल टू क्रिटिकल एंगल है, तो अभी क्रिटिकल एंगल को आप यू कैन कॉल इट एज IC इफ यू वांट, यू कैन कॉल इट एज C इफ यू वांट। तो R1 बिकम्स क्रिटिकल एंगल, क्योंकि मैं अपोजिट डायरेक्शन में जब ट्रेस कर रहा था तो मैंने क्या देखा, प्रिज्म के अंदर लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एंड एट द सरफेस AB इस सरफेस पे क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस IC के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, मतलब R1 की वैल्यू क्रिटिकल एंगल हो गई। गुड। और R1 प्लस R2 ये A है आपको पता है, तो R2 जो है ये आपको मिलेगा A माइनस R1, और R1 क्या है, क्रिटिकल है, तो A माइनस IC आ जाएगा, राइट। फिर जब आप AC सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो ये एंगल ऑफ एमर्जेंस है E, ये आपका R2 है यहाँ पे, तो यू नो हाउ टू अप्लाई स्नेल्स लॉ, आपको पता है ये, राइट। तो स्नेल्स लॉ जब आप अप्लाई करोगे, ओके, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ A माइनस C बाई C। ये कैसे आया, तो इट इज इजी टास्क, तो आपको सिर्फ इतना देखना है कैसे आया। मैं अगर AC सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करता हूं तो मैं लिखूंगा साइन E इंटू μ1 इक्वल टू μ2 इंटू साइन R2, राइट। मुझे पता है μ1 मतलब एयर है, μ2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन E बाय साइन R2, राइट। गुड। या फिर अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो यू कैन जस्ट से म्यू इंटू साइन R2, बट R2 इज A माइनस IC इज इक्वल टू साइन E। म्यू आपको याद होगा, हमने जब TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उस केस में म्यू था 1 अपॉन साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो साइन ऑफ A माइनस IC इज इक्वल टू साइन E, मतलब E विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, तो व्हाट आई विल डू इज, मैंने सिर्फ बता दिया कैसे आया, ये आपका काम था वैसे, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी इन योर एग्जाम, आई मीन आई कैन आस्क यू दिस इन एग्जाम। तो साइन ऑफ A माइनस IC अपॉन साइन ऑफ IC ऐसा आएगा, मतलब ये आपको मिलेगा E इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ A माइनस IC अपॉन साइन IC। मैंने पहले ही डायरेक्ट लिख देता था मैं, ठीक था, बट आई वांटेड यू टू नो कि कैसे आया है ये सब, राइट। तो देखो, थोड़ा सा हम स्टेट बोर्ड से थ्योरी से डाइवर्ट हो रहे हैं, राइट, और होना भी चाहिए, बिकॉज ऑफ द न्यू सिलेबस देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी इन स्टेट बोर्ड, राइट। पुराने सिलेबस में ज्यादा थ्योरी नहीं था, तो इट वाज मोर डेरिवेशंस, बट इन द न्यू टेक्स्ट बुक देयर इज अ लॉट ऑफ थ्योरी। तो जो ये डेरिवेशंस थे, मैक्सिमम डेविएशन का हो गया, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन हो गया, डेविएशन डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन हो गया, दिस इज नो मोर देयर, तो हमको पता होना चाहिए, बिकॉज हमको ये एग्जाम में लगने वाला है, so we need to know this। then it's because of change of syllabus कि हमको unnecessarily बहुत theory करना पड़ रहा है, but anyways, तो this is all you should be knowing। then there is a small part related to human eye or defects in eye,
उतना कवर कर लेंगे, फिर we'll go and see a little bit about telescopes, और in one more session we will finish all theoretical part and start doing numericals. So तो ऐसा है कि I will not go into much details of human eye, थोड़ा जितना required है उतना ही हम लोग करेंगे, फिर we'll see what are the defects in human eye. तो human eye, अगर आप ह्यूमन आई देखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है हम उसी की बात करने वाले हैं, विच इज रेटिना, क्योंकि इमेज जो है वो रेटिना में बनता है, एंड आई लेंस, बस दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी कॉर्निया और ये सारी जो चीजें हैं यू कैन सी बाय योरसेल्फ. सो आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू बायोलॉजिकल डिटेल्स ऑफ इट, आई विल बी टेलिंग यू ओनली फिजिक्स ऑफ इट. तो ह्यूमन आई में हम लोग उसके डिफेक्ट्स देखने वाले हैं. तो defects in human eye, that is more precise. Defects in human eye. So normally there are two types of defects in human eye. एक है मायोपिया, जिसको आप बोलते हो शॉर्ट साइटेडनेस, राइट. मतलब पास के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखते हैं, दूर के ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिखते. तो मोस्ट ऑफ अस आर सफरिंग फ्रॉम दिस, इवन इंक्लूडिंग मी. तो मेरा भी यही प्रॉब्लम है, मायोपिया, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस. मतलब हमको पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता. दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया. हाइपरमेट्रोपिया, दिस इज लॉन्ग साइटेडनेस. मतलब हमको यहाँ पे पास का दिखता है, दूर उल्टा है. सो लॉन्ग साइटेडनेस मतलब दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता अच्छे से. So there are two types of human defects, hypermetropia and myopia. तो as I told you, यहाँ पे distant objects, they are not seen clearly. So distant objects are not seen clearly, but nearer objects are clearly visible. मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, एक तो एग्जाम में आ सकता है, नहीं भी आया तो थोड़ा बहुत रिलेशन आप लोगों को आगे लगने वाला है इसका, विच इज कॉल्ड एज DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो हम देखेंगे आगे. तो इन दिस केस नॉर्मली होता क्या है, नॉर्मली ह्यूमन आई की अगर आप बात करोगे तो मैं अप्रोक्सीमेटली उसको सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. अप्रोक्सीमेटली, इट इज नॉट एक्चुअली सर्कल. सर्कल है, फिर उसके ऊपर एक लेंस होता है, आई लेंस होता है. तो आई लेंस होता है समथिंग लाइक दिस, है ना. और ये पीछे का जो पोर्शन है, दिस इज रेटिना, and this one in the red that I have drawn is eye lens. So I will have to move this little up. तो यहाँ पे ऐसा आई लेंस होता है, दिस इज आई लेंस. ओके. नॉर्मली हम जिस ऑब्जेक्ट को देखते हैं, टू हैव अ क्लियर इमेज, वो ऑब्जेक्ट क्लियरली दिखने के लिए रेटिना पे इमेज बनना चाहिए. और क्योंकि मैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इन एनी केस डिस्टेंस नहीं भी बोला तो भी ठीक है. आपको पता है कि जो रेज है दे शुड कम पैरेलल
or they should go and make image on the retina. ऐसा होना चाहिए आइडियल केस में, लेकिन मायोपिया में इमेज रेटिना से पहले ही बन जाता है, राइट? इसका मतलब लेंस का फोकल लेंथ कम हो गया, है ना? आई लेंस का फोकल लेंथ जो है वो कम हो गया। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकल लेंथ इज अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर टू द पॉइंट वेयर ऑल द रेज कॉन्वर्ज, है ना? एक्चुअली कॉन्वर्जन होना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन उससे पहले ही कॉन्वर्ज हो रहा है, मतलब फोकल लेंथ कम हो गया, मतलब पावर बढ़ गया। आई की लेंस की बात कर रहा हूं, मैंने अभी तक ग्लासेस की, स्पेक्टाकल्स की, एक्स्ट्रा लेंस की बात ही नहीं की। मैं आई लेंस जो आपको तारा बोलते हैं ना, आप उसकी बात कर रहा हूं मैं, राइट? तो आइडियली रेटिना पे इमेज बनना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही है वो पहले ही फोकस हो रही है, मतलब फोकल लेंथ कम हो गया, मतलब पावर बढ़ गया, राइट? करेक्ट? तो what you can say is that focal length of eye lens reduces and hence power increases. Is reduced, eye lens is reduced and hence power is increased, right? Then एक चीज हो गई। दूसरा, अब इसकी रेमेडी क्या है? हमको ये पता है कि कॉनकेव लेंस जो होता है, फिर वो कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो, बाय कॉनकेव हो, तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्ज करता है रेज को, है ना? कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, कॉनकेव मिरर इज कॉन्वर्जिंग। तो जब चश्मा पहनते हो तो लेंस होता है, मिरर नहीं होता है वो। तो हमको क्या करना है? हमको ये जो रेज है इसको समहाउ रेटिना पे जाके फोकस करवाना है, समहाउ। मतलब रेज को थोड़ा डाइवर्ज करना है, मतलब फोकल, मतलब बेसिकली कॉनकेव लेंस यूज करना पड़ेगा। मतलब आपके आंखों के आगे एक कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा, राइट? तो रेमेडी क्या है? रेमेडी इज दैट you have to use a concave lens, right? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a person can see up to a distance x, a person can see up to x डिस्टेंस तक वो पर्सन देख सकता है। उसको देखना कहां तक है? उसको इंफिनिटी तक क्लियरली देखना है ना? तो a person can see up to a distance x and the person wants to see the person wants to see up to infinity, राइट? तो जो लेंस हम लोग यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ होना चाहिए -x, राइट? सो फोकल लेंथ ऑफ द यूज्ड, या द लेंस, एक्सटर्नल लेंस है ये, आई लेंस नहीं है, ऑफ द एक्सटर्नल लेंस must be f equal to -x, राइट? जैसे मैंने आपको बोला कि पर्सन x डिस्टेंस तक देख सकता है, उसको y तक देखना है या तो इंफिनिटी तक। यहाँ पे ये इंफिनिटी की बात चल रही थी, ओके, दिस वाज अप टू इंफिनिटी। बट इन जनरल अगर आप बोलोगे तो जनरल फॉर्मूला मैं ऐसा लिख सकता हूँ,
वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस, ऑफ कोर्स हमको डिराइव नहीं करना है. एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, राइट, वेयर y इज ग्रेटर देन x. सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, 10 मीटर तक दिखता है, मुझे 15 मीटर का देखना है ना. मुझे 10 मीटर तक क्लियरली दिखता है क्योंकि मुझे मायोपिया है. मुझे नजदीक का दिखता है, दूर का दिखता नहीं. मुझे 15 मीटर तक देखना है, मतलब x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 15 है. y इज ग्रेटर देन x, तो फोकल लेंथ जो यूज करना है लेंस का, दैट इज एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई. दैट्स इट, इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज. ज्यादा गड़बड़ में पढ़ना नहीं, दिस इज सिंपल, राइट. हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर सीन क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन क्लियरली. तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स आर क्लियरली सीन but nearer objects are not clearly visible, are not clearly visible. ओके, और इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि आइडियली रेटिना पे इमेज बनना चाहिए था, बट the image that is being formed is beyond retina. Okay, so that is beyond retina. तो यहां पे कहीं पे बनेगा, right. This is hypermetropia, long sightedness. Then the same thing you can say, इस केस में फोकल लेंथ बढ़ गया मतलब पावर कम हो गया. सो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस is increased and hence power is decreased. Power is decreased, right. Then ऐसा है कि इस केस में आई के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से दूर, मतलब डी डिस्टेंस से दूर अच्छे से दिखता है, उससे पहले बिफोर नहीं दिखता. तो मायोपिया में क्या था, मायोपिया में ऐसा था कि एक्स डिस्टेंस, राइट, अच्छे समझ लो. मायोपिया में क्या था कि नियरर ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखते हैं, मतलब एक्स डिस्टेंस तक क्लियर दिखता है. तो जो वाई डिस्टेंस पे, जैसे एक्स की वैल्यू 10 मीटर, वाई की वैल्यू 15 मीटर है ना, तो वो नहीं दिखता अच्छे से. यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक्स डिस्टेंस के बाद अच्छे से दिखता है. मैं इसको एक्स डिस्टेंस को डी बोल रहा हूँ, और उससे पहले का स्मॉल डी डिस्टेंस कैपिटल डी डिस्टेंस का नहीं दिखता, ऐसा बोल सकते हो, करेक्ट, राइट. अच्छे से समझ लेना इस चीज को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे. नेक्स्ट, तो आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम हियर इन दिस थिंग. आई विल जस्ट राइट दैट फोकल लेंथ to be used, focal length of the external lens, of the external lens must be so focal length of the external lens must be. यहाँ पे सिर्फ मैंने ये एक्स वाई और स्मॉल डी कैपिटल डी इंटेंशनली चेंज किया हुआ है यहाँ पे. तो दिस is the formula for focal length where person can see up to, person can see beyond d, क्योंकि इसको दूर का क्लियर दिखता है, can see beyond
बियॉन्ड डी, राइट, उसको डी से पहले के डिस्टेंस पे देखना है, वेयर कैपिटल डी इज लेस देन स्मॉल डी। आपको एक्स वाई के टर्म में लिखना है, चलेगा, कोई इशू नहीं है, आपके ऊपर है। सो सिर्फ अगर एक्स वाई के टर्म में लिखोगे तो सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे y लेस देन एक्स होगा, दैट्स इट। ऐसे ही आने वाला है, f इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। सो मोर और लेस इज द सेम थिंग, राइट, गुड। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ। अब नेक्स्ट थिंग दैट वी शुड डू is microscope followed by telescope, and we are done with theory part, and we will start with numericals after we talk about these two theoretical topics. So let's talk about microscopes. पहले माइक्रोस्कोप फिर टेलीस्कोप। अभी माइक्रोस्कोप में दो होते हैं, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसके फॉर्मूला अच्छे से समझना जरूरी है, इसलिए आई विल गो इनटू लिटिल बिट ऑफ थियरी। तो पहला सिंपल माइक्रोस्कोप। इन केस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप से पहले मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमको ऑब्जेक्ट को क्लियरली देखना है। तो एक ऑब्जेक्ट को आप कितना क्लियरली देख पाते हो वो डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट आपके आंख पे, रेटिना पे एंगल कितना बना रहा है, राइट। अगर एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है और वो बहुत दूर है तो इट विल मेक अ स्मॉल एंगल ऑन माई आई, तो आई कैनॉट सी माइन्यूट डिटेल्स, मैं डिटेल्स देख नहीं सकता उस ऑब्जेक्ट के। फिर क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पास में लाएंगे। जैसे ही आप उस ऑब्जेक्ट को पास में लाते हो, यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स क्लियरली, या फिर यू कैन स्टार्ट सीइंग माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, एक पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, बहुत दूर है, दिख नहीं रहा, फिर हम क्या करते हैं, हम पेपर की तरफ जाते हैं या फिर पेपर को अपने पास लाते हैं, राइट। तो हमको क्लियरली दिखने लगता है। मैं अनएडेड आई की बात कर रहा हूँ, मतलब मैंने चश्मा भी नहीं लगाया है और मेरे आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, माई आईज आर परफेक्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, राइट। आप जितना ऑब्जेक्ट को पास लाओगे उतना ऑब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा, लेकिन आफ्टर अ सर्टन डिस्टेंस, मतलब ज्यादा पास में लाए तो योर आईज गेट स्ट्रेन्ड, और आंखों पे स्ट्रेन होने की वजह से दिस ऑब्जेक्ट इज नो मोर क्लियरर, उसकी क्लैरिटी गई, इट इज नॉट क्लियर एनी मोर। तो मिनिमम डिस्टेंस अप टू विच an object can be seen with clarity is called as distance of distinct vision, और ह्यूमन आई के लिए नॉर्मली 25 सेंटीमीटर तक का होता है, मतलब अप टू 25 सेंटीमीटर यू कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, यू कैन हैव सम, यू कैन सी द डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट 25 सेंटीमीटर से कम पे लाए अगर आप, तो फिर द ऑब्जेक्ट विल बिकम ब्लर अगेन, राइट। तो जो 25 सेंटीमीटर में बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो अब सबसे पहले आई विल ड्रॉ अ डायग्राम विच टेल्स अस अबाउट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ऐसा है, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है और वी हैव आई ओवर हियर, ये आई है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, राइट। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं बोल दूंगा ये डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है डी। ये ऑब्जेक्ट है आपका ए बी, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट एंगल हियर इज अल्फा, ये एंगल जो है ये अल्फा है।
राइट. In many cases 25 सेंटीमीटर तक ऑब्जेक्ट को लाने के बाद भी ऑब्जेक्ट का जो डिटेल्स चाहिए हमको नहीं दिखता. फॉर एग्जाम्पल, आपने रिस्ट वॉच रिपेयरिंग करने वाले को देखा होगा, वॉच रिपेयरिंग करने वाले को देखा होगा. वो एक आंख में ऐसा लेंस लगाते हैं. मतलब क्या है कि 25 सेंटीमीटर तक आने के बाद भी जितना मुझे क्लैरिटी चाहिए था नहीं हो रहा है. फिर क्या करेंगे? व्हाट इज द सॉल्यूशन टू इट? सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल. हम ये करेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट को, रिमेंबर ऑब्जेक्ट ए भी था और हमारे आई के और ऑब्जेक्ट के बीच में, मैं यहाँ पे आई दिखा देता हूं अब. सो लेट्स से माय आई इज ओवर हियर. मैं आई और ऑब्जेक्ट के बीच में एक कॉन्वेक्स लेंस रखता हूं सच दैट ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में होना चाहिए. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब ऑब्जेक्ट फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में है, इमेज फॉर्म्ड इज रियल, है ना? इमेज फॉर्म्ड इज रियल, राइट. लेंस के केस में इमेज सेम साइड में बनता है तो वर्चुअल बोलते हैं. सो अगर मैं फोकल पॉइंट और ऑप्टिक सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं तो इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड, और उस केस में इमेज को बोलते हैं वर्चुअल. तो इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड. मतलब जो इमेज बना है दैट इज इरेक्ट, मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब सेम साइड पे, और मैग्निफाइड बना है. तो हमने ऑब्जेक्ट को या फिर लेंस को ऐसे पोजीशन पे रखा है सच दैट द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑप्टिक सेंटर. क्यों किया ऐसा? बिकॉज इसको ऐसा हमने इसके लिए किया है so that the image formed of that given object is virtual, erect, virtual है, erect है और magnified है. राइट. अब जो एंगल बनेगा, जस्ट अ मिनट, सॉरी फॉर दिस. एनीवेज, अब जो एंगल बनेगा बेसिकली, तो this particular angle formed by the final, मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, फाइनल इमेज a dash b dash on the eye, ये एंगल बीटा, दिस इज बीटा एंगल, राइट. तो पहले केस में ऑब्जेक्ट का जो एंगल बना आई पे व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज केप्ट एट DDV, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, अनएडेड आई था, मतलब कोई लेंस नहीं यूज किया गया था. 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट लाया लेकिन जितना क्लैरिटी चाहिए था नहीं मिला. मुझे ऑब्जेक्ट को और मैग्नीफाई करना है तो मैंने लेंस यूज किया और लेंस को ऐसा रखा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑप्टिक सेंटर और फोकल पॉइंट के बीच में है. मतलब इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगा. तो जो एंगल बना है बीटा ऑन द आई, दिस एंगल बीटा, ये एंगल बीटा और अल्फा का रेशो, उसको हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. जस्ट अ मिनट, तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप का ये फॉर्मूला होता है. सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब आप सिर्फ एक लेंस ले रहे हो, दैट्स इट, राइट. तो वी विल कंटिन्यू दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स इन द नेक्स्ट सेशन, क्योंकि हमको बहुत सारा यहाँ पे थ्योरी देखना है विच इज नॉट पॉसिबल टू डू इन 5 more minutes. We have to stop here.